मैं अंशुल अपनी निजी सवारी गाड़ी की अगली सीट को पीछे की ओर झुकाए सर पर टोपी रखे अपने हसीन ख्यालों में खोया हुआ था। बाहर मूसलाधार तूफानी बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें जल्द ही जलमग्न होने वाली थीं। इसी डर से मैंने अपनी गाड़ी को एक किनारे खड़ा कर दिया था। मैं जानता था कि इस तूफान में घर पहुंचना लगभग असंभव था, पर उससे ज्यादा डर मुझे अपनी गाड़ी के खराब होने का था। फिलहाल मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बड़ी मरम्मत करवा सकूं। इसलिए मैंने इंतजार करने का फैसला किया। मेरे पीछे वैसे भी कोई बीवी बच्चे नहीं थे जो मेरी राहत देख रहे हों और मेरे लिए सूख रहे हों। अपनी सीट को और पीछे किया, टोपी चेहरे पर रखी और गहरी नींद में जाने की कोशिश करने लगा। गाड़ी मैंने जहां खड़ी की थी वो जगह मेन रोड थी, पर इस समय पूरी तरह से सुनसान थी। अभी कुछ देर पहले ही मैं जिस परिवार को शहर से कुछ दूर छोड़कर आया था, वापसी में ये अचानक आई बारिश ने उधम मचा दिया था। इतनी तूफानी बारिश यहाँ कम ही होती है, पर जब होती है तो पिछली सारी कसर पूरी कर देती है। आज भी वैसी ही बारिश थी और सवारी मिलने की उम्मीद भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अभी गहरी नींद में जाने ही वाला था कि मेरी खिड़की का दरवाजा जोर से खटका। मैंने झटके से टोपी हटाई और देखा, बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके चेहरे पर बेहद बदहवासी थी। बाल बिखरे हुए थे, होठों पर लगी लिपस्टिक और आंखों का काजल शायद रोने की वजह से फैल गया था। वो अत्यधिक परेशान थी और पूरी ताकत से खिड़की बजा रही थी। मैंने सावधानी से खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। मैंने धीमे से कहा, जी कहिए। वो लगभग हाफते हुए कहने लगी, जल्दी से दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी और आंखें नींद से चूर थीं या शायद किसी सदमे से, ये मैं समझ नहीं पाया, पर वो रो रही थी। मैंने फौरन पीछे का दरवाजा खोल दिया। वो बिजली की तेजी से अंदर बैठी और हड़बड़ी में कहने लगी, जल्दी चलो जल्दी। मैंने पूछा, कहाँ चलूं? बस सीधा चलो, सीधा। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। मैंने सख्ती से कहा, जगह का नाम बताओ। वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं। ये तो पता होगा कि जाना कहाँ है। उसकी आंखें जबरदस्ती खुली थीं, जैसे वो किसी चीज को याद करने की भयंकर कोशिश कर रही हो। वो एक अजीबोगरीब किस्म की लड़की थी। उसकी आवाज में दर्द था। वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। ये कहते कहते वो पिछली सीट पर अपना सर गिरा चुकी थी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। मैंने बेचैनी से आवाज दी, हेलो मिस। मैं गाड़ी तो चला चुका था, पर अब वो लड़की पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। मैं एक अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति में फंस चुका था। इसका क्या करूं? कहां लेकर जाऊं? गाड़ी की रफ्तार तेज करने पर भी आगे जाकर फंस जाने का डर था, और उस सुनसान गली में अंधेरा भी बहुत था। फिर मुझे डर हुआ कि बेचारी किससे बचकर आई है। उसके कपड़े सचमुच फटे हुए थे और गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी और पीछे पलटकर देखा तो उसके बाजू पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे, और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। मैंने फौरन अपनी नजरें हटा लीं, क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से उसका बहुत कुछ नुमाया हो रहा था। मैंने झटपट अपने ऊपर लपेटी हुई शॉल उतारी और उस लड़की काव्या पर डाल दी। वो पिछली सीट पर लेट चुकी थी। मैंने शॉल से उसका मुंह तक ढक दिया। फिर एक गहरी सांस ली। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कि उसे देखकर बड़ों बड़ों का ईमान डोल जाए। मैंने झटके से अपना सर हिलाया। मैं अभी गाड़ी दोबारा शुरू करने ही वाला था कि एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी मेरे ठीक सामने आकर धड़ाम से खड़ी हो गई। मुझे हैरानी हुई कि मेरी गाड़ी को कौन रोक सकता है। उसमें से दो नौजवान निकले, जिनका नाम विनय और अजय लग रहा था, और मेरी खिड़की का शीशा खटखटाने लगे। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। जी कौन? एक ने पूछा। तुमने यहां किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने सावधानी से जवाब दिया, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने यहां से किसी को भागते हुए देखा है। सुनसान सड़क पर तो मेरी गाड़ी के अलावा कोई नहीं था। अभी तो यहां भाग रही थी कुछ देर पहले। मैंने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो। मन ही मन में शुक्र कर रहा था कि मैंने शॉल डाल दी थी। वह पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। काव्या कुछ इस तरह लेटी थी कि उसने अपनी टांगें अपने पेट से लगाई हुई थीं और शायद ठंड से कपकपा रही थी। शॉल की वजह से वो इंसान कम और कोई सामान ज्यादा लग रही थी। विनय ने पूछा, ये पीछे क्या है? मैंने झुंझलाहट से कहा, ये मेरा सामान है। ये भी तुम्हें दिखाऊं कि क्या है? क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? एक
तो तूफानी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है, टैक्सी चलने का नाम नहीं ले रही, और एक तुम हो बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। अरे जाओ मियाँ, अपना काम करो, हमें भी घर जाने दो। बेमौसम की बारिश, वो भी इतनी तूफानी, पता नहीं घर कैसे पहुंचूं। मैंने चिढ़ते और बिगड़े हुए लहजे में बात की। वह वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठे दूसरे नौजवान से कहने लगा कि टैक्सी में लड़की नहीं है, शायद कहीं छिप गई है। दोनों वहां से चले गए। मेरी रुकी हुई सांसें बेहाल हुई थीं। लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का क्या करूं, इसे कहां छोड़ूं। काफी मुश्किल से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मैं अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। मेरा घर छोटा सा था, इसलिए टैक्सी मुझे बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। गली भी मुनासिब थी, न ज्यादा तंग न ज्यादा खुली। मेरा घर भी मुनासिब सा था, जिसमें मैं अकेला रहता था। वालिद का इंतकाल हो चुका था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी हो चुकी थी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लूं। पर मैं भी अपने नाम का ढीठ था। मैं कहता था कि मैं ये बखेड़ा नहीं पाल सकता। पहले शादी, फिर बच्चे, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं मनमौजी बंदा हूं। दिल किया तो काम किया, नहीं किया तो घर में पड़ा रहा। मैं ये जिम्मेदारी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए उस बेचारी ने मुझसे कहना ही छोड़ दिया था। मुझे घर की सफाई का भी कोई खास ख्याल नहीं रहता था। मैं बिल्कुल बेपरवाह था। जहां दिल किया चीज को वहीं रख दिया। मन आया तो पूरा घर चमका दिया, नहीं तो महीनों झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाता था। हर जगह मिट्टी जमी रहती थी, पर मुझे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब मसला उस लड़की का था। काव्या को अंदर कैसे लेकर जाऊं? वह तो पूरी तरह से बेहोश थी। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। मुझे घर जाकर देखना था कि सहन का क्या हाल हुआ है, क्योंकि वहां पानी भर चुका होगा। एक कमरे से भी पानी कोने से टपकता रहता था। जब भी बारिश होती मैं कोई ना कोई बर्तन वहां रख देता था, पर अब क्या करता। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मुझे वो बेहोश लड़की ही लग रही थी। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, पर वह तो बिल्कुल बेसुध लेटी थी। मैंने दाएं बाएं गली की तरफ देखा, चारों तरफ सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वे भी बंद थी। तब जाकर मैंने शुक्र की सांस ली। अगर किसी ने मुझे ये हरकत करते देख लिया तो मुझ पर बदनामी का बड़ा सा ठप्पा लग जाएगा। मैंने उस लड़की का बाजू खींचा, बड़ी मुश्किल से उसे घसीटकर बाहर निकाला, फिर गोद में उठा लिया। घर के दरवाजे का ताला खोला, उसे गोद में भरकर मैं अंदर लेकर आया। पांव से दरवाजा बंद किया। पानी से भरे सहन में से होता हुआ मैं कमरे तक आया और अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया। फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रख के कमर को सीधा किया, क्योंकि देखने में वह दुबली पतली थी, पर उठाने में वजनदार थी। फिर मैंने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया, शॉल निकाली और घर आकर वही शॉल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन मसला यह था कि मेरे घर में कमरा एक था। सहन इस तेज बारिश से भीगा पड़ा था और मैं 2 पल भी वहां नहीं बैठ सकता था। उस लड़की को गाड़ी से निकाल के कमरे में ले जाने में मेरे कपड़े भीग चुके थे। लेकिन इस कमरे में सोना और भी खतरे से खाली नहीं था, जहां एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी कयामत के साथ लेटी हो, बाल खुले, चेहरे पर मेकअप और ऊपर से लिबास भी फटा हुआ हो। सहन में जाते हुए भी मेरी रूह कांप रही थी। नजरें उसे अच्छी तरह से देख चुकी थीं, इसलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या न करता। मैं बाहर आ गया। तेज बारिश बरस रही थी, पर सहन का कुछ हिस्सा खुला हुआ नहीं था। मैंने एक कुर्सी वहां रखी और बैठ गया। नींद से मेरा भी बुरा हाल था, पर चारपाई एक ही थी। जमीन पर पानी टपक रहा था, इसलिए मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वो लड़की वहां सो रही थी तो मैं उस कमरे में नहीं जा सकता था। बेशक मैं शरीफ इंसान था, पर फरिश्ता तो नहीं था, और शरीफ इंसानों पर तो शैतान ज्यादा अटैक करता है। बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठा, दूसरी कुर्सी सामने रखकर उस पर टांगे रख लीं। पता नहीं कब नींद आई, पर बहरहाल गुजारा हो गया था। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने झाड़ू उठाई और पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा सहन साफ किया। किचन देखा तो वो भी बर्तनों से भरा पड़ा था। ये बर्तन धोकर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर काव्या के लिए भी बना दिया। वैसे भी 9 बज चुके थे। मैंने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए, ताकि वो उठे और मैं उसे वक्त पर उसके घर छोड़ आऊं और मैं भी आके सुकून से सो जाऊं। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा ज़रा सा खोला। वो अभी भी सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हटी हुई थी। फिर उसे देख के दिल बेईमानी के लिए उकसाने लगा। मैंने सोचा चलो और कुछ नहीं कर सकते तो देख तो सकते हैं। खूबसूरत चीज़ें तो होती ही देखने के लिए हैं। मैंने झटके से सर हिलाया और खुद को डांटा, नहीं नहीं भाई, मैं ज़रा सी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज़ की फरमाइश करेगा। ये तो बड़ा गलत काम हो जाएगा।
मैंने कुछ जोर से दस्तक दी। वो चौंकी। उसने आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। वो मुझे देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रों में अजीब सा तासुर था। वो कहने लगी, मैं यहाँ कब से? फिर उसने अपने फटे हुए कपड़े देखे तो मेरी शॉल फटाफट खुद पर डाल ली। मैंने शांत लहजे में कहा, मोहतरमा, आप शायद रात को किसी सदमे में थीं, इसलिए आप मेरी टैक्सी में आ गईं। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गईं। इसलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थीं, इसीलिए मजबूरी के तहत मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, ये मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आईं, तो मजबूरन मुझे आपको उठाकर कमरे में लिटाना पड़ा। लेकिन बाखुदा इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल महफूज हैं। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी घबराईं। मैंने कहा, देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है, आप मुंह हाथ धो लें और नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा आपका घर कहाँ है। जगह का भी नाम बता देंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वो कहने लगी, कपड़े होंगे आपके पास? क्या? मेरा मतलब है कपड़े होंगे, क्योंकि ये कपड़े फट चुके हैं। मैंने कहा, मेरे घर में कोई भी औरत के कपड़े नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। मैं अकेला हूँ तो मर्दाना कपड़े हैं, वो चलेंगे? हाँ, उसने बेबस होकर कहा, आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दें। मैंने अलमारी में से अपना एक मर्दाना जोड़ा निकालकर चारपाई पर रख दिया। वो उसी शॉल में रुठकर वो कपड़े उठाकर बाहर निकल गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था। मेरे दिए हुए उन ढीले ढाले मर्दाना कपड़ों में वो और भी नर्वस सी थी। उसने अभी भी खुद पर वही शॉल पहन रखी थी। मैंने छोटी सी तिपाई पर नाश्ता रखा। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय थी और फ्राइड अंडा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने कोमलता से कहा, मोहतरमा, आपको कहाँ जाना है? वो कहने लगी, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, वो लोग कौन थे जो कि आपका पीछा कर रहे थे? वो कहने लगी, वो मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। ये कहकर वो अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने बताया कि जब आप बेहोश हो गई थी तो कुछ ही फासला तय करने के बाद उन लोगों की गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। ये सुनकर वो जो चाय का कप अपने होठों पर लगा रही थी, उसने वो हाथ में ही रोक दिया। कहने लगी, फिर कौन था उसमें? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे और बदमाश किस्म के लग रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि किसी लड़की को यहां से भागते हुए देखा है। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा, मैंने तो आपके ऊपर शॉल डाल दी थी, इसलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कौन है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। उसने गहरे सुकून की सांस ली। कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने कहा, वो तो बचा ली, लेकिन अब आगे क्या करना है? मेरे कहने का मकसद था कि मेम साहब, तुम कब तक मेरे घर पर बैठी रहोगी? लेकिन मैं उसे साफ लफ्जों में ये नहीं कह सकता था। हमारा घर मोहल्लेदार टाइप का था। मेरे घर पर तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब छोटी बहन आती थी तो उसकी आसपास बहुत से घरों में रहने वाली लड़कियों से दोस्ती थी। वो उनके घरों में भी जाती थी और वो भी हमारे घर आ जाते थे। वैसे भी हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसीलिए कभी खाना नहीं पकता था तो मैं आस पड़ोस से मांग लेता था। वो भी मुझे दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई औरत नहीं है, यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर वो एक लड़की को मेरे घर में देखते तो 100 सवाल करते। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी शराफत पर उंगली उठती। वो कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ, आप मुझे किसी यतीम खाने तक छोड़ दें। मैंने पूछा, वो कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? वो कहने लगी, वो मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। मैं भी चुप हो गया कि शायद वो अपनी बातें मुझे बताना नहीं चाहती होगी, उसका अपना कोई मसला होगा। मैंने कहा, ठीक है, आप नाश्ता कर लें, मैं आपको यतीम खाने तक छोड़ कर आता हूँ। फिर कहने लगी, नहीं नहीं, रहने दें, ऐसा करें कि आप मुझे मेन रोड तक छोड़ दें, मैं खुद ही देख लूँगी मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा, चलो ठीक है, आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वो फिर मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं तो समझा था कि मुझसे कहेगी कि मैं उसे मेन रोड तक छोड़ आऊं, लेकिन जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो मैं उसके कमरे के पास चला गया। इससे पहले कि मैं दस्तक देता, उसकी सिसकियों की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। वो बहुत रो रही थी। मैंने दस्तक दी तो वो चुप सी हो गई। मेरे कमरे में आने से पहले ही अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, बस अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे अजीब सा दुख हो गया, लेकिन मैं उसे यहाँ रख भी नहीं सकता था, वरना लोग मुझ पर ही उंगली उठाते या फिर मेरी शराफत पर। कुछ देर में वो बाहर आ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैंने कहा, देखिए, अगर आपका कोई भी जानने वाला है तो मुझे बता दें, मैं आपको उसके घर तक छोड़ दूंगा। वो कहने लगी, कोई नहीं है, कह तो चुकी हूं आपको।
मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे मेन रोड पर छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम पर निकल गया। लेकिन पूरा दिन वो लड़की मेरे ख्यालों पर छाई रही। पता नहीं कौन थी कौन नहीं, अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। पता नहीं वो लड़के कौन थे जिन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे। सारा दिन मेरे जहन में बस उसी लड़की के इर्द गिर्द मेरा जहन घूमता रहा जिसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आज रोज से ज़्यादा सवारियां मिली। मैं रात को 10 बजे तक फ्री होकर घर आया। अब सोच रहा था कि किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि बहुत थक गया था। मुझे खास कुछ पकाना नहीं आता था। मेरी बहन प्रिया जब घर आती थी तो काफ़ी खाना बनाकर फ्रीज कर जाती थी, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाता था, वरना फिर अंडे बनाकर खा लेता था। आज मैं घर आया, ताला खोला, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ घर का नक्शा कुछ अलग सा लग रहा था। घर काफ़ी साफ सुथरा था। मैं हैरान। मुझे ख्याल आया ये इतना साफ कैसे हो सकता है, और वो भी खुद ब खुद। ताला तो मैंने खुद ही खोला था, और किचन में भला उस शख्स का क्या काम हो सकता है। अगर कोई चोर था और भूले भटके मेरे घर में आ भी गया तो फिर घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी, काव्या। मैं उसे देख के बेहद हैरान हुआ। मुझे देख के वो नजरें झुका गई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। मैंने हैरानी से कहा, तुम यहाँ कैसे आई? वो कहने लगी, वो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने यतीम खाने के बारे में बड़ी बातें सुनी है कि वहाँ पर भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा, तो अंदर कैसे आई? दरवाज़ा तो लॉक था, ताला तो मैंने खोला है। लगी, वो मैं आपके घर के बाहर जो दरख्त है ना, मैंने कहा हाँ, वहाँ से चढ़ के घर के अंदर कूद गई। मैं बड़ा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहने लगी, मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे? मैंने कहा जी हाँ, लगा दें, मैं ज़रा नहा के आता हूँ। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। मैं जब नहा के आया, उसने खाना उसी छोटी सी तिपाई पर लगा दिया। मैंने कहा, आप नहीं खाएंगी? वो कहने लगी, आप खा लें, मैं बाद में खा लूँगी। मैंने खाने के दौरान उसका जायजा लिया। अभी भी वो मेरे ही कपड़ों में थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो कहने लगी, फिर कहाँ जाती मैं? मैंने पूछा, आपको क्या लगता है आपको यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है? तो वो कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं यहाँ वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा, वो ठीक है, लेकिन हूँ तो इंसान ना, फरिश्ता तो नहीं हूं। और फिर मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कि आप मेरी क्या लगती हैं। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो आंसू टपकाने लगी। फिर कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे आपके अलावा किसी का भी भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया। फिर उससे मैंने कहा कि देखिए, मर्द कोई भी हो, भरोसे के लायक हरगिज नहीं होता जब तक कि वो आपका अपना ना हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है, जिस रात बारिश में मैं आपको अपने घर के अंदर लेकर आया था, आपको देख के मेरी भी नीयत फिसल गई थी। ये सुन के उसने मुझे गौर से देखा और मैंने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने दाल पकाई थी, शायद घर में दाल ही मौजूद थी, लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं साथ साथ सलाद खाता जा रहा था, साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। मैंने कहा कि दिल बड़ा चाहा कि कुंडी लगाऊं, और समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं उसे हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझें, लेकिन मैं एक मर्द हूं, बेशक बहुत शरीफ हूं, लेकिन एक इंसान हूं। मुझसे फरिश्तों जैसा बिहेव करने का ना समझें। फिर जब आप सो रही थीं, और जितनी आप खूबसूरत हैं, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूं, मेरी भी नीयत फिसल गई थी, लेकिन बाखुदा मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। पूरी रात मैंने बाहर सहन में कुर्सी पर बैठकर गुजारी है। यकीन माने, सुबह तक कमर ताकता हो चुकी थी। अब रोज रोज ऐसी आजमाइश तो मैं नहीं दे सकता। आज वैसे भी काले बादल छाने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब रात को तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताइए कि आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वो कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं सहन में गुजारा कर लूंगी। मैंने कहा, देखें, ये मसले का हल नहीं है। वो कहने लगी, तो फिर आपकी नज़र में मसले का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है, वो लड़के कौन थे? वो कहने लगी, बस ये समझ लें कि अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, लेकिन वो लड़के मुझे शराब पिला चुके थे।
इसलिए घर से तो भाग आई, लेकिन कहीं पर भी जाती तो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। मुझे आपकी गाड़ी नजर आई इसलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं महफूज थी, इसलिए मुझे लगा कि यहां से ज्यादा महफूज जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मैंने पूछा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुंची? ये सुन के वो फिर से रोने लगी। कहने लगी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने दूर के भाई से मेरी शादी करना चाही। मैं वहाँ से भागी और उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो भी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी। मुझसे कहने लगे सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करती मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भाग गई। तभी वहाँ से कुछ फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, तो मैं वहाँ बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। बस ये हुआ था। मैंने कहा, मैं आपके वालिद के घर आपको छोड़ दूं? तो वो कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़ैल भाई से मेरी शादी करवा देगी? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहने लगी, बस मुझे पनाह दे दे। मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। पनाह देने के लिए मुझे आपसे निकाह करना पड़ेगा। वो कहने लगी, वो क्यों? मैंने कहा, जाहिर है मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है, अगर मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की के साथ रहूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर कहने लगी, ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। काव्या काफ़ी खूबसूरत थी। सच पूछे तो मैं भी यही चाहता था कि वो निकाह के लिए रजामंद हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन प्रिया को बुला लिया। वो आई तो मैंने उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने अपने शौहर को बुला लिया, साथ में 3-4 लोगों को और बुला लिया, और मेरा निकाह काव्या के साथ हो गया। मेरी बहन ने मुझसे पैसे लिए और उसके लिए शादी की पोशाक के साथ साथ उसके रोजमर्रा के कपड़े भी ले लिए। 2 घंटों में उसने सारी शॉपिंग की। निकाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर खाना भी खिला दिया। सबको ये पता चला कि वो मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने यह निकाह करवाया है। लड़की यतीम है और बेसहारा है। मेरी बहन ने शुक्र किया कि मैंने किसी लड़की से शादी तो की। बहरहाल रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह थी ही नहीं। मैं जब कमरे में गया तो वो बनी ठनी बैठी थी, लेकिन अभी भी गुमसुम सी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो और भी ज्यादा सिमट कर बैठ गई। मसला ये था कि चारपाई एक ही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतज़ाम कर लूँगा। उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उठ के खड़ा हो गया। फिर अपनी अलमारी के लॉकर में से अम्मा की पुरानी सोने की अंगूठी निकाली। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो बहन को दे दिया था, लेकिन ये एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वो कहने लगी थी कि जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो इसे सोने के पानी से धुलवा लेना और फिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे देना। इतनी फुर्सत ही कब मिली थी। वही अंगूठी जो कप से साफ की हुई थी और एक कप के अंदर रखी हुई थी, उस पर मिट्टी पड़ गई थी। फिर मैंने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, ये अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इसे सोने के पानी से धुलवाकर तुम्हें दे दूंगा। वो कहने लगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से भी हो सकती है। वो अभी भी चुप थी। मैंने कहा, कुछ कहोगी नहीं? वो कहने लगी, क्या कहूँ? मैंने कहा, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा भी ना सकी। मेरे दिल में कुछ और सवालात थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना ये चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब आने लगा तो वो कुछ पीछे हटी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं कब से सब्र के बांध बांधे हुए था, लेकिन उस वक्त मेरी बेताबियां अपनी ऊंचाइयों पर थीं। मैं इस कदर बेखुद सा हो गया कि उसके हुस्न में खोने लगा। इसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मैंने उससे पूछा कि आंखें क्यों बंद करके रखी हैं, तो कहने लगी, शर्म आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वो मुझे वैसी मोहब्बत नहीं दे रही थी जैसी कि एक बीवी देती है। शायद पहली बार रिश्ते में बंधने से ऐसे ही होता होगा। मैं बहुत खुश था। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वो कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत रोई है। पता नहीं, ये लड़की मेरे लिए एक पहेली थी। मुझे देख के फौरन से वो किचन में चली गई।
कहने लगी, वो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा, हाँ बना दो। मैं किचन में उसके पीछे ही आ गया। मैंने कहा, काव्या कोई बात है, तुम क्यों रोई हो? वो कहने लगी, नहीं मैं भला क्यों रोऊंगी। उसकी आवाज़ में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वो वाकई रोई हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके अतीत से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। जो बातें उसने बताई हैं पता नहीं सच्ची थी या फिर झूठी। मैंने कौन सा सब कुछ देखा था। फिर सोचा कि शायद उसको अपने घर वाले याद आ रहे होंगे। जब वो नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी तो मैं कुर्सी पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा कि पहले तो तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़ैल भाई से तुम्हारा निकाह ना करवा दे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलवाकर लेकर आता हूँ। ये सुनकर उसकी रंगत पीली पड़ गई। वो एकदम से घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए, लेकिन मुझे वो खुश नहीं लगती थी। जैसी खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है, वो नहीं थी। रात को जब मैं घर आता तो वो किचन में किसी सोच में डूबी खाना बना रही होती थी। मैं उसे काव्या कहकर पुकारता तो बुरी तरह से चौंक जाती। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत देने लगा। जितना उसका ख्याल रख सकता था रख रहा था। जो भी पैसे कमाता था लाकर उसके हाथ पर रख देता था। वो मेरी शक्ल देखने लगती थी। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तो कहती थी, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। 20 दिन गुजर गए, लेकिन उसके रवैये में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। वो मुझसे बेतकल्लुफ़ी नहीं होती थी। जो कहता था चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। मेरा जी चाहता था कि वो वैसी रहे जैसे हर लड़की रहती है। एक बार मैंने उसे कहा, काव्या जो तुम्हारे दिल में है वो साफ साफ मुझसे कह दो। यहाँ पर वैसे रहो जैसे रहना चाहती हो। ये तुम्हारा घर है। अब तो मैंने उसे सेकंड हैंड फर्नीचर भी लाकर दे दिया था, कमरा भी सजा दिया था। मैंने कहा, इसे सजा के संवार के रखा करो और खुश रहा करो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैं खुश हूँ। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती, जो पूछता हूँ जवाब दे देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। मियाँ बीवी में तो सब बातें होती हैं। मेरा भी दिल चाहता है जब मैं थका हारा वापस आऊँ तो तुम मुझसे जी भरकर बातें करो। कहने लगी, क्या बातें करूं? आप बता दें, मैं वो बातें कर लिया करूंगी। मैंने कहा, और कुछ नहीं कर सकती तो प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। लेकिन मैं कह कह के थक चुका था। उसका रवैया वैसे का वैसा ही था। मैं उसके बारे में कुछ मजबूरन सोचने लगा था। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जैसी वो थी। मेरी बहन प्रिया भी आती थी। वो उसके साथ भी बातें नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी, खाने का पूछ लेती थी, सब कुछ करती थी, बस बोलती नहीं थी। इस बात को मेरी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वो हुआ जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? वो शख्स कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, तुमसे काम है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो एक नौजवान था, मेरी उम्र का। घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, अंदर क्या देख रहे हो? कौन हो आप? तो कहने लगा, मुझे काव्या से मिलना है। ये सुनकर मैंने उसे हैरत से देखा। फिर मैंने कहा, आप कौन हैं? तो कहने लगा, मैं काव्या का शौहर हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। मैंने कहा, दिमाग तो दुरुस्त है, क्या बकवास कर रहे हो? कहने लगा, बकवास नहीं कर रहा, उसे बाहर बुलाओ, वो मुझे जानती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वो लड़की पहले से शादीशुदा थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो मेरे साथ निकाह कैसे कर सकती थी? उस शख्स ने मुझे अंदर की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। फिर काव्या काव्या पुकारने लगा। वो डरी सहमी कमरे से बाहर आई। उसे देखकर वो अपनी सांस लेना भूल गई। मैंने काव्या की तरफ देखा, उससे कहा, क्या तुम इसे जानती हो? ये शख्स कह रहा है कि ये तुम्हारा शौहर है। ये कैसे तुम्हारा शौहर हो सकता है? और अगर ये तुम्हारा शौहर है तो तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? वो रोने लगी। कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था और फिर इसे तलाक देने के बाद अफसोस होने लगा। ये मुझे हलाले के लिए कहने लगा। हलाले के लिए इसे एक नौजवान की ज़रूरत थी जो इस बात को राज रखे, लेकिन वो जिससे भी मेरा हलाला करवाता तो फिर ये बात खोलकर सबके सामने आ जाती, इसीलिए इसने ये सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा शौहर तुम्हारी टैक्सी में बैठकर सफ़र कर चुका था, लेकिन इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। तुम्हारे साथ बातें करने पर इसे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हो।
इसीलिए जब तुमने इसे कहा कि मैं अपने घर में सामान रख कर आता हूं फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इस बहाने से वो तुम्हारा घर देख चुका था। जब उसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे हलाला करवाए और कौन होगा जो खामोशी से हलाला कर दे और शोर भी ना मचाए, किसी को कानों कान खबर भी ना हो। इसलिए उसे लगा कि अगर तुमसे खामोशी से हलाला करवाया जाए और तुम्हें पता भी न चले तो फिर ठीक रहेगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ भी हुआ वो सब हमारा रचाया गया ड्रामा था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वो जानता था कि तुम मुझसे निकाह कर लोगे बेसहारा लड़की समझ के। फिर जैसा वो चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक मौलाना साहब ने कहा था कि एक दिन का हलाला नहीं जिनाकारी होती है, इसलिए 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, इसलिए तुम मुझे तलाक दे दो। मेरा तो दिमाग ही चकरा के रह गया। मैंने कहा क्यों तलाक दे दूं मैं उस नौजवान राहुल के पास आ गया। वो काफी गुस्से में था। कहने लगा, देखो शराफत से मेरी बीवी को तलाक दे दो। मैंने कहा, एक तो ये कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, और दूसरा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद तुम्हारा हलाला पक्का करने के बाद उसे छोड़ दूंगा? तुमने क्या शादी और निकाह को मजाक समझ रखा है? वो कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। देखो मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूं, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूं। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रख। बीवी को तलाक देने से पहले सोचते नहीं हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या निकाह का रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक है? गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दोगे ताकि तुम्हारा हलाला पक्का हो सके। क्या मजाक समझ रखा है तुमने जिंदगियों को? ये मेरी बीवी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। वो कहने लगा, पहले पूछ लो उससे, वो तो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं? मैंने कहा, उसने निकाह अपनी मर्जी से किया है। 9 महीने से वो मेरे साथ रह भी रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी। वो नौजवान काव्या के पास आ गया। कहने लगा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? काव्या, हमारा प्लान तो यही था ना कि तुम इससे तलाक मांगोगी, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इससे तलाक? उसने कहा कि मैं तुम्हें बार बार फोन करके यही कह रहा था कि ये मामला खुद सुलझा लो। वो कहने लगी, मैं ये नहीं कर पाई। फिर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, इसलिए क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मोहब्बत क्या होती है मैंने इस शख्स के साथ रहकर देखा है। ये भले ही गरीब है, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इसने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज कहूँगी कल कहूँगी, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे कहने की इजाज़त ही नहीं देती थी। कहाँ मोहब्बत और कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुम ज़रा ज़रा सी बात पे मुझे तलाक की धमकियाँ देते थे। काव्या, ऐसा मत करो, तलाक दे दूंगा। वैसा मत करो, तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मैं थक गई थी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकी से डरते डरते मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे, लेकिन हुआ क्या? तलाक का थप्पड़ तो तुमने फिर भी मेरे मुंह पर दे ही मारा ना, और फिर तुम्हें एहसास होने के बाद तुमने हलाले की सूली पर भी मुझे चढ़ाना चाहा। लेकिन अब मैं इसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने शौहर अंशुल के साथ कभी वो मोहब्बत नहीं की जिसका वो हकदार था। हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम क्या करोगे। नहीं, मेरी दूसरी शादी का सुनकर ये शख्स मुझे छोड़ ना दे, लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने उस लड़के राहुल से कहा कि सुन लिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। वो वहां से गुस्से से काव्या को घूरता हुआ चला गया। फिर वो रोने लगी। मैंने कहा, तुम्हें कहा था ना कि सच बता दो। वो कहने लगी, कैसे बताती मैं सच? सच बता देती तो शायद तुम मुझसे शादी ही ना करते। मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए डरती थी कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। फिर वो कहने लगी कि जो शख्स बीवी को तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को समझ जाना चाहिए कि ये शख्स कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं है। जो धमकी दे रहा है वो सच में भी तलाक दे सकता है, इसलिए ऐसे शख्स के साथ क्या रहना। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी कहानी पसंद आई वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।